चलिए, इंग्लैंड में ये टेस्ट सीरीज होने जा रही है जुलाई के महीने में। और जून के महीने की बात करें तो 1986 जहन में आता है। थोड़ा सा डाउन मेमोरी लेन लेके चलते हैं आपको। चेतुपा हमारे साथ है तो बनता है कि उनके साथ कुछ टेस्ट मैच के बारे में और उस सीरीज के बारे में थोड़ी बात की जाए। चेतुपा, चलिए, वो एक हिस्टोरिकल मोमेंट अभी आएगा जब जुलाई में देखेंगे, लेकिन जून आज 10 तारीख है। वो टेस्ट मैच खत्म हुआ था जब 1-0 की बढ़त भारतीय टीम ने ली थी। कपिल देव टीम के कैप्टन थे। चेतुबा, कुछ बताएं उस टेस्ट मैच के बारे में। आपका जो 5 विकेट हॉल था पहली इनिंग में, ग्रैम बूच ने शतक लगाया था, उनका विकेट भी आपने लिया था। क्या कुछ मेमोरी है? आज मनिंदर सिंह ने भी एक आर्टिकल लिखा है क्योंकि वो भी टीम का हिस्सा थे, और उस टेस्ट मैच की के बारे में बहुत डिटेल में उन्होंने बात की है। हाँ, मैं अभी आर्टिकल पढ़ रहा था मनिंदर का। मनिंदर ने भेजा मुझे आर्टिकल, और मुझे एक खुशी हुई कि मनिंदर मुझे इतना काबिल गेंदबाज समझते थे कि अगर चेतन को इंजरीज ना होती तो ये बॉलर 300 विकेट वाला बॉलर था। तो देखिए, इंजरीज होती हैं, तो बहुत जी। खुशी हुई मुझे मनिंदर का वो स्टेटमेंट पढ़कर। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट था कि 5-0 से इंग्लैंड हारा था वेस्ट इंडीज से। बहुत प्रेशर में था इंग्लैंड। इयन बोथम मेगा टीम में नहीं थे, उसके भी बहुत काफी हल्ले मच रहे थे कि टीम में लाना चाहिए लॉर्ड्स के अंदर। मैंने अभी हाल ही में एक फोटोग्राफी देखा है। तो आप कितने समय से अगर इंडियन टीम टेस्ट मैचेस सीरीज नहीं जीती, लॉर्ड्स में तो जीते ही नहीं थे हम कभी भी। और ना ही आपके ये दिमाग में था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन टीम कॉम्बिनेशन की बात करें, टीम कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया था। मतलब अगर आप बैटिंग की बात कर ले, गेंदबाजी की बात कर ले, स्पिनर्स की बात कर ले, आपके पास मतलब हर चीज मतलब बिल्कुल इन ऑर्डर थी। कपिल देव, रॉजर बिन्नी, चेतन शर्मा, मनिंदर सिंह एज ए स्पिनर। ऊपर से बैटिंग अगर आप करें, सुनील गावस्कर, मतलब कृष्णमाचार्य श्रीकांत, दिलीप वेंसरकर, लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स, महेंद्र अमरनाथ, देन पूरी लाइन आपकी बल्लेबाजी की आप देखिए तो कोई समस्या नहीं थी आपके सामने वहां बल्लेबाजी में। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि टॉस जीतकर कप्तान फील्डिंग करता है तो एक दिमाग में चीज है कि मैं इस विकेट का कैसे फायदा उठाऊंगा, और मुझे अपने तेज गेंदबाजों पर बहुत ज्यादा भरोसा है। पाजी ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग की। ये माइट भी एक थोड़ा झटका डेविड गार के लिए होगा कि इंडिया फील्डिंग कर रही है, और इंडिया जब फील्डिंग कर रही है तो आप पहले सत्र के अंदर, पहले सेशन के अंदर एटलीस्ट 2-3 विकेट्स की बात करते हैं। ऐसी हालत हो गई हमारी कि 91 फॉर नो लॉस था, 90 और 81 या 81 लंच के समय, 81 फॉर नो, 81 फॉर 1, सॉरी, 81 फॉर 1, 95 फॉर 1। तो राजीव, इसके अंदर क्या है वो माइट भी मनी को ना पता हो, जो आर्टिकल के अंदर है। आप जानते हो मेरे कोच श्री देश प्रेम आजाद, वो मैच देखने आए हुए थे। तो मैं पवेलियन छोर से गेंदबाजी कर रहा था जहां स्लोप है, और हर गेंदबाज को जहाँ पे स्लोप बॉल पे। थोड़ा स्लांट करता है चितुबा, अंदर की तरफ हाँ, नेचुरली। और जब आप डाउन द हिल जाते हो तो आपको मजा आता है, आपकी स्पीड ज्यादा होती है, आपको आपको थोड़ा डाउन द हिल जाना पसंद है, देन की थोड़ी मेहनत करके अप द हिल आना। क्योंकि अप द हिल हालत थोड़ी खराब है, लेकिन 20 साल की उम्र थी। तो मुझे मेरे कोच आजाद साहब ने कहा कि डाउन द हिल गेंदबाजी मत कर, क्योंकि क्या है, वो बाद में मैंने पूछा कि क्या समस्या है। आपकी स्पीड से आते हैं कि आपका जो कंट्रोल है वो कंट्रोल नहीं रहता, आपका अंदर आएगा बाहर आएगा, कि दूसरे एंड से गेंदबाजी करो। तो मैंने कपिल पाजी से बात की कि मुझे फॉर एंड से गेंदबाजी का मौका मिल जाए, तो वो मुझको लेकर आए। तो 91 फॉर 1, 95 फॉर 1, 98 फॉर 4, वो 4 विकेट्स जो मतलब 3 विकेट्स बैक टू बैक मैंने आउट किए। मतलब आप माइक गेटिंग, डेविड गार, एलन लैम। एलन लैम का तो कैच ही बहुत ब्रिलियंट पकड़ा शॉर्ट लाइन पे, कृष्णमाचार्य श्रीकांत ने कमाल का कैच पकड़ा। अब डेविड गार आउट हुए, और माइक गेटिंग तो आपको पता है पूरी सीरीज में अंदर मारो और मिडल स्टंप या ऑफ स्टंप बाहर है। तो वहां से कहते हैं ना, एकदम जो हम टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का फैसला है, तो वहां हमें लगा कि नहीं, अब बात ठीक है। तो अब आपने आउट किया उनको, देन ऑटोमेटिकली देखे, आपको मालूम पूरा टेस्ट मैच कैसे चला। रन्स बने, सबने रन्स वहां पर बनाए। दिलीप तो वेंगसरकर ने अपना हैट्रिक पूरी की थी लॉर्ड्स में शतकों की। बाजी, ये वही सीरीज है। वही सीरीज है, वही सीरीज जी। है। ये हैट्रिक ऑफ हंड्रेड्स, एंड देन हेडिंगली में जाके 100 बनाया था। जी। मतलब वो विकेट अगर देख लेते ना हेडिंगली वाली, मतलब कि
खूंखार कोई विकेट होती है ना, वैसी विकेट थी, और उसके ऊपर दिलीप वेंगसरकर का 100 था। क्या फॉर्म थी, मतलब मजा आ गया था मुझे लॉर्ड्स बैल्कनी में बैठकर मैच देखना। पहले तो हम ना वो हम सोच ही नहीं पा रहे थे आए कहाँ गए, मतलब लॉर्ड्स का लॉन्ग रूम, लॉर्ड्स का कल्चर, और लॉर्ड्स के अंदर आप मैच खेल रहे हैं, आपको 5 विकेट्स कैसे मिली, मतलब आपने कितने मैचेस उससे पहले खेले थे, पूरा जी। मेंबर स्टैंड आपके लिए खड़ा होता है, आप आपके लिए, आप लॉन्ग रूम से लेकर ड्रेसिंग रूम तक एवरीबॉडी इज देयर टू, मतलब आपकी आपके आपको शाबाशी देता है। तो इट्स 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 अ ड्रीम है बेसिकली लॉर्ड्स में चितवा, खेलना। लेकिन वो आपको जो टारगेट मिला था, 120 के ऊपर का शायद 132 रनों का टारगेट था जहां तक याद है। 5 विकेट आपके गिर गए, कपिल पाजी और रवि शास्त्री ने नीचे मैच जिताया। थोड़ा सा नर्व्स वो हुए थे, टेंशन बढ़ी थी बालकनी की, क्योंकि आपने बात की लॉर्ड्स बालकनी पे बैठकर आपको टेंशन हुई थी थोड़ी कि यार ये मैच हाथ से ना निकल जाए कहीं। अरे टेंशन तो ये थी कि मैं पैड करके बैठा था। और पहली इनिंग में प्रिंगल का आउट हुआ, मुझे अभी तक याद है, मतलब फ्लो तेज नहीं थे प्रिंगल, बट जितना मूव करता था राजीव मुझे नहीं मालूम, मैं तो बहुत परफेक्ट अपना बैट पैड अपना लाइन में लेके गया, मुझे ये नहीं पता लगा बॉल गया कहां से। मतलब आप इंग्लैंड की कंडीशंस में पहली बार खेल रहे हो, मतलब इंटरनेशनल गेम्स, आप ठीक है, आप क्लब क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट, माइनर काउंटीज में खेलते जा रहे थे, आपने देखे हैं मैचेस, बहुत साल से आप इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन वहां और इंटरनेशनल क्रिकेट जमीन आसमान का फर्क है। आपको टेंशन ये था कि कपिल पाजी रवि शास्त्री खेल रहे हैं, उसके बाद भाई साहब किरण मोरे, और उसके बाद आप पैड करके बैठे हैं, अगर कहीं कहीं गड़बड़ हो गई तो यहाँ तो 8-10 रन नहीं बनेंगे, क्योंकि पहली इनिंग में मुझे मालूम है क्या हालत मेरे साथ हुई थी। तो उसका प्रेशर मेरे पे ज्यादा था देन कि ये प्रेशर की रन कैसे बन जाए, कि अरे मतलब आप सच मानिए, अंदर से मैं कह रहा था हे भगवान बैटिंग आए, मतलब बैटिंग आ गई ना बहुत हालत खराब हो जाएगी, मतलब इंडिया यहाँ से मैच नहीं हार सकता। बट रवि शास्त्री और कपिल पाजी ने जिस तरह की मतलब इनिंग्स खेली, मजा आ गया देखकर। सीधी बात, लेकिन कभी बच्चों से आपकी बात होती है, आपका जो बेटे हैं वो इंग्लैंड में पढ़े हैं, आपने कभी बोला कि लॉर्ड्स की कभी घूमने जाना तो वो जरूर बोर्ड देखना, एक वहां पे सेल्फी तो बनती है चेतन शर्मा 5 विकेट हॉल के साथ, कुछ और मेमोरी जीतने के बाद शेयर करना चाहे आप? तो पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। बहुत ही हिस्टोरिकल चीज है, बहुत कम प्लेयर्स है जिनको नसीब होता है कि लॉर्ड्स की जो मक्का कहा जाता है वहां की बोर्ड में नाम हो आपका। मैं अगर ये पिछले 2 साल छोड़ देना तो हर साल इंग्लैंड जाता था, मुझे इंग्लैंड से प्यार है। तो आप 16 साल इंग्लैंड में आपने क्रिकेट खेली, आपके बच्चे, वहां मेरा बेटा बहुत छोटा था, मेरी बेटी वहां पैदा हुई, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप बहुत बच्चे बड़े हो गए, और फिर भी मेरा कहते हैं मन इंग्लैंड जाने का है, और फिर उसके बाद बेटे को मैंने पढ़ने भेजा। तो हम जब जाते थे ना, तो आप सच मानो, मैं अपनी वाइफ को, बेटी को कहता था चलो लॉर्ड्स चलते हैं, वो कहते थे लॉर्ड्स, अच्छा आप जाके आओ, हम प्राइमार्क जा रहे हैं, हम आपको हम आपको लंदन स्क्वायर मिलेंगे। अरे कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, ये तो मैं ही क्रिकेट खेल गया तो अच्छी अच्छी बात है, आप मेरे बेटे ने फुटबॉल खेली, नेशनल खेली फुटबॉल, उसको कतई इंटरेस्ट नहीं है। और मैंने कहा चलो लॉर्ड्स चलते हैं, एंड लॉर्ड्स के अंदर एक फैसिलिटी मिलती है कि इफ यू आर प्लेड इन लॉर्ड्स, यू आर इंटरनेशनल क्रिकेट, एक ही मुझे लगता है वर्ल्ड में ग्राउंड है जहां पर अगर आप उस ग्राउंड पे खेले हैं और आपको फ्री एंट्री है, अदरवाइज और कंट्री तो चार्ज करती है, इवन आप एमसीजी में भी चले जाए आपको चार्ज लगता है। तो ऐसे चलो यार घूम के आते हैं, नहीं आप जाके आओ, हम थोड़ा लंदन घूमेंगे। तो कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, हाँ मैं कई बार गया हूँ, मैं उसके बाद 2-3 बार गया हूँ, आई बीन रियली लुक्ड आफ्टर वेल, तो मैं फोटोग्राफ्स भी खींच के आया था वहां से। तो खुशी होती है जब बोर्ड पे आप अपना नाम देते हैं। मेरे कुछ दोस्त जो जाते हैं रेगुलर मुझे फोटोग्राफ भेजते हैं। अब तो पहले तो उस समय सिर्फ एक ही बॉलर का नाम था, फास्ट बॉलर, मतलब एक फास्ट बॉलर का नाम था। अब तो पीछे आपके ईशांत शर्मा भी जुड़े हैं, एक आधा और है, आरपी है, आई एम नॉट श्योर। प्रवीण कुमार को भी मिली है 5 विकेट वहां पे। हाँ वो दो फास्ट बॉलर्स और है, और हाँ। अजीत अगरकर बैटिंग लाइन पे है, 100 बनाया उन्होंने लॉर्ड्स के अंदर। मैं बहुत हंसा उस दिन, मैंने कहा यार ये भी अजीत अगरकर का नाम भी है, लेकिन 100 बनाने के लिए, 5 विकेट के लिए नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत बहुत हंसा था उस दिन। ऐसा गुड यार, देखो बोर्ड पे नाम होना चाहिए, देश के लिए कुछ करके आपका वहां नाम होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अजीत का नाम देखिए, बॉलर
जो एज ए बॉलर आया वो बाद में बैटिंग करनी शुरू की, उसने 100 बनाया वो भी लॉर्ड्स में, बहुत बड़ी बात है यार जी। मतलब मैं जब ये दौरा ऐसा था कि सेकंड टेस्ट मैच इंजरी की वजह से आप बाहर हो गए, देन तीसरा टेस्ट मैच आप फिर वापस आए 10 विकेट हॉल। तो ये सही मायनों में देखें तो आपके क्रिकेटिंग करियर का बेस्ट टूर आप कहेंगे इसको? 16 विकेट, दो टेस्ट मैच में, मैन ऑफ द सीरीज भी थे आप शायद इस पूरे टूर में, और वनडे क्रिकेट भी आपकी टीम ने बहुत अच्छी खेली थी इस दौरे पर। और सबसे खुशी की बात यह है कि जब दूसरा टेस्ट मैच खत्म हुआ तो तीसरे टेस्ट मैच से विकेट ली, तो सीरीज के बाद माइक हैटिंग ने एक स्टेटमेंट दिया था, जो कैप्टन थे उस समय इंग्लैंड के। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि आज हम 2-0 से हारे हैं। अगर ये हेडिंगली टेस्ट में चेतन होता, जैसी विकेट थी, मैं बता रहा हूँ अजीब, मुझे इतना जिंदगी में अगर कोई दुख है ना वो टेस्ट मैच मिस करने का, सिर्फ वो हेडिंगली टेस्ट मैच मिस करने का। मतलब आपको ग्राउंड और विकेट में कोई अंतर नहीं। वहां पर सब्स्टिट्यूट मदन लाल मद्दीपाल को लेके आए थे टीम मैनेजमेंट बाहर से मैच खेलने के लिए। तो मैं बता रहा हूँ माइक हैटिंग का ये कहना था कि वो जो टेस्ट मैच 4 दिन में खत्म हुआ है, 2.5 दिन में मैच खत्म होता है अगर चेतन इंडिया के लिए गेंदबाजी कर रहा होता, जिस लय से वो गेंदबाजी कर रहा है। ये एक इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए सीरीज खत्म होने के बाद कि आपने 16 विकेट्स लिए। तो वो कहते हैं ना, इतने बड़े प्लेयर से जब आपको ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली एक युवा खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जितने जब ये सीरीज खत्म हुई, क्या कुछ सेलिब्रेशन हुआ? क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद हम इंग्लैंड की सरजमी पे टेस्ट सीरीज जीते थे, वनडे क्रिकेट में भी हमने बहुत अच्छा किया था वहां पे। कैसा था सेलिब्रेशन? कप्तान का क्या मूड था? टीम में और भी तमाम सीनियर खिलाड़ी थे आपके साथ, सनी भाई, दिलीप वेंगसरकर, मोहिंदर मन्नाद, किस तरह का सेलिब्रेशन था जब ये सीरीज आप लोगों ने जीती? क्योंकि अजीत वाडेकर के बारे में सुना था 71 में जीते थे और तब बहुत बड़ा सेलिब्रेशन मुंबई में हुआ था जब वो उतरे थे। क्या कुछ उसी तरह का माहौल बना था ड्रेसिंग रूम में और उसके बाद जब आप लोग वापस आए? नहीं, ड्रेसिंग रूम में तो बहुत अच्छा माहौल था। पूरा सीरीज ही बहुत बेहतरीन माहौल के अंदर हमने खेली है कि इतना अच्छा प्रदर्शन आपका डोमेस्टिक मैचेस, मतलब जो आप काउंटी के साथ खेल रहे थे, आपके वनडे मैचेस, टेस्ट मैचेस, ब्रिलियंट माहौल। और मतलब टीम का जो ऐसा बहुत कम आप देखते हैं। सेलिब्रेशंस बहुत अच्छी रही। आपको पहला टेस्ट मैच, दूसरा टेस्ट पहला जीतने के बाद, दूसरा जीतने के बाद बहुत ही बेहतरीन, दूसरे में ही आप सीरीज जीत गए थे, बहुत बेहतरीन बात। लेकिन जब वापस आप आए तो आप अलग अलग टुकड़ों में आए। कुछ लोग यूएस चले गए और कुछ लोग मुंबई चले गए। यहाँ इंडिया में वैसा सेलिब्रेशन नहीं था। उसके बाद बीसीसीआई ने ऑनर जरूर किया था, मैं भूल गया वैसे, लेकिन क्योंकि मैं इसलिए किसी सेलिब्रेशन में ज्यादा पहुंचा नहीं या मैं वहां गया नहीं, क्योंकि मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम्स थे, बीए फाइनल के एग्जाम्स थे और मुझे आगे ग्रेजुएट बनना था भाई, क्योंकि ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो मुझे यूनिवर्सिटी ने स्पेशल परमिशन, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने मुझे स्पेशल परमिशन, एग्जाम्स तो कम से कम 20-25 दिन पहले हो चुके थे, मुझे स्पेशल परमिशन मिली थी कि आप टूर पे हैं, आपको एग्जाम देने हैं। तो मैं तो कहते ना पहली फ्लाइट पकड़ के वापस, और चंडीगढ़ में सीधा रजिस्ट्रार के ऑफिस, वहाँ एग्जाम्स जो भी आपको जो आता था, जो आपने पढ़ा लिखा था, तो आपने एग्जाम्स दिए। तो मेरा ये था, अदरवाइज टुकड़ों में टीम वापस आई थी। चिदू मैम, अगर हम बात करें 86 की पिचेस जो इंग्लैंड में थी और आज के दौर की पिचेस, क्योंकि अब दोबारा से एक सीरीज होने जा रही है, कितना बड़ा फर्क आप देखते हैं? बहुत लाइवली विकेट्स थी पहले, और आपकी जो मशहूर इन डिपर्स थी, मुझे याद है माइक हैटिंग का एक टेस्ट मैच में बैट भी नीचे नहीं आया था, इतना तेज इन आपका जो इंडिपर है उस समय वो चलता था। क्या कुछ चेंजेस आप देख रहे हैं? पिच में चेंजेस हुए हैं, फास्ट बॉलर्स की क्वालिटी घटी है, बढ़ी, किस तरह से आप देखते हैं? अभी मैं माइकल होल्डिंग को भी सुन रहा था, माइकल होल्डिंग ने भी कहा ये चीज कि हमारे टाइम पे अगर ये सारे बैट्समैन खेल रहे होते तो शायद इस तरह की शॉट्स ना खेलते जो आज के दौर में फ्रंट फुट पे लोग पुल मारते हैं, फ्रंट फुट से ही आप आड़े शॉट्स मार देते हैं। क्या पिच में बदलाव हुआ है या आपको बॉलिंग में कोई बड़ा चेंजेस दिख रहे हैं 86 ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें? नहीं, देखिए पिच के अंदर तो डेफिनेटली फर्क आया। डे इन एंड आउट, एक समय 6 महीने क्रिकेट खेलते थे, 6 महीने आपका ऑफ सीजन होता था। अब 365 दिन आप क्रिकेट खेलते हैं। देखिए माइकल होल्डिंग को मैंने गेंदबाजी करते देखा है, मतलब क्विक मींस, मतलब
ओह लाइटनिंग। तो लेकिन आप कभी भी किसी दौर को मिला नहीं सकते राजीव। मतलब अगर आज के बल्लेबाज की कोई गलती नहीं है कि उनके सामने माइकल होल्डिंग गेंदबाजी नहीं कर रहे। अगर माइकल होल्डिंग गेंदबाजी करते, दे वुड हैव एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू कैसी विकेट्स है। तो देखिए हर दौर अलग है। मैं मानता हूं कि वैसे फास्ट बॉलर्स आपको आज के टाइम में नहीं है। आज के टाइम में वैसे आपको फास्ट बॉलर्स नहीं है, वैसी विकेट्स नहीं है आपके पास, बट बहुत डिफरेंस है दौर का। वो माइकल की सोच है, मेरी ये असम में सोच है कि जो जनरेशन का फर्क होता है ना, वो बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कंपेयर नहीं कर सकते और ना करने की कोई जरूरत है। अपने टाइम में सब अच्छे प्लेयर रहे हैं। अब अगर अपने देश के लिए खेले हैं, कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे आज के दौर के प्लेयर्स अरे कमाल है, देखिए क्या है। हर दौर में जो देश के लिए खेला है वो इम्पोर्टेंट है। मतलब इतना आसान नहीं है देश के लिए खेलना आजकल। तो फिर भी आपके पास 3 टीमें हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। एक समय तो एक प्लेयर टीम में जाता था, 10 12 13 14 15 16 साल एक जगह फिक्स हो जाती। प्लेयर लाइक राजेंद्र गोयल, पैडी शिवालकर, अमरजीत केपी, भास्कर पिल्ले, मतलब इतने बड़े प्लेयर्स थे। कभी इंडिया का उन्होंने इंडियन ड्रेसिंग रूम नहीं देखा, क्योंकि कंपटीशन ऐसा था, क्योंकि जगह बहुत कम। तो हर दौर में अलग अलग है, तो किसी दौर को कंपेयर नहीं करना चाहिए। हाँ डेफिनेटली फास्ट बॉलर्स की बात है। देखिए आज भी हम क्रिकेट से जुड़े हैं, उस समय भी हम क्रिकेट से जुड़े थे। आज भी नेट के पीछे खड़े होके फास्ट बॉलर देखो। फास्ट बॉलर का अगर आप उसको बैटिंग नहीं कर रहे हैं ना, कहाँ पता लगता है कि कितना फरोशियस है। बिल्कुल नेट के पीछे खड़े हो जाओ, आप फरोशा कोटला जाएंगे उसके बिल्कुल पीछे खड़े हो जाओ। और तेज गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है ना, तो 1 मिनट में मैं बता दूंगा कि कितना दमखम है, अगर मैं उस समय खेल रहा होता। तो हाँ यकीनन आप इयन फिशर, माइकल होल्डिंग उस स्तर के गेंदबाज आज नहीं है वर्ल्ड में। आज वर्ल्ड में कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर्स की कमी है। बट क्यों कमी है? बिकॉज इतनी फॉर्मेट्स गेम की है। मतलब T20 में अगर आप तेज डालेंगे उतनी मार खाएंगे। वनडे डिफरेंट कैटेगरी है, टेस्ट मैचेस थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए जनरेशन गैप है रजीव थोड़ा। चिदबन देखिए, आखिरी 2 सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। एक तो 86 85 ऑनवर्ड्स इंडियन क्रिकेट का कहते हैं बेस्ट था, गोल्डन पीरियड था, जब आपने वर्ल्ड बैट्स एंड एजेस कप जीता। आपने शारजा में अच्छी क्रिकेट खेली, आप इंग्लैंड गए, वहां पे अच्छी खेली क्रिकेट। और वो एक ऐसी टीम थी जिसके बारे में ज्यादातर क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहते हैं वो बहुत बैलेंस टीम हुआ करती थी। अब रवि शास्त्री का ये कहना है कि आज के दौर की टीम जो है वो बेस्ट है, इंडियन क्रिकेट की ऑल टाइम बेस्ट स्क्वाड में शुमार करते हैं वो। कि किस तरह से आप देखते हैं अगर उन दोनों आज के दौर की टीम और आपके दौर की टीम को कंपेयर करें हम तो? नहीं, रवि शास्त्री ने बोला 1985 टीम के लिए जो चैंपियंस ऑफ चैंपियन थी कि दे कैन डेफिनेटली एक बहुत अच्छा वो उनके अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है। दे कैन गिव वन ऑफ द बिगेस्ट कंपटीशन टू द करंट साइड। तो देखिए जैसे मैं कहता हूँ ना कि वो दौर बहुत अच्छा था भारतीय टीम का उस टाइम पे। अगर आप बात करें 85 86 87, तो बड़ा अच्छे दौर से भारतीय टीम निकल रही थी। आप सीरीज 10 सीरीज जीत रहे थे, आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, वर्ल्ड कप, मिनी वर्ल्ड कप हुआ। मतलब ऐसे ऐसे टूर्नामेंट्स आपने जीते, सबके अगेंस्ट आपको खेलना था, ग्रुप वाइज वहां नहीं था। मतलब अभी मैं कहता हूँ ना कि आप किसी दौर की टीम को किसी दौर की टीम के साथ कंपेयर करना नहीं चाहिए। बिकॉज उस समय कैसी स्थितियां थी और आज कैसी हैं, तो वो बहुत अलग है। बट चेतन भाई ये तो मानेंगे कि क्वालिटी ऑफ फास्ट बॉलिंग में जमीन आसमान का फर्क आया है। 80s में ज्यादा खतरनाक, ज्यादा तेज गेंदबाज थे आज की अपेक्षा में, जिनको हम बहुत ज्यादा डेडली डेंजरस नहीं कह सकते। वो चाहे कैरेबियन फास्ट बॉलर्स को ले लें या ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स की बात कर लें उस समय के। राजीव मैंने देखिए मैं इसके ऊपर नहीं जाना। मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ। आप एंकर हैं, आप उनको पूछता हूँ कि आज के दौर की क्रिकेट को आप फॉलो कर रहे हैं, आपने उस दौर की क्रिकेट देखी है। आप मुझे ये बताइए वर्ल्ड के अंदर आज आपको सबसे खतरनाक गेंदबाज कौन नजर आ रहा है, जिससे आपकी नींद खराब हो जाएगी? आपको जितने लगा कोई भी नहीं लगा बाजी। मुझे तो 80s के बॉलर याद आते हैं, 80s 90 ऑनवर्ड्स।
मेरे से किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, उन्होंने ऐसे ही मतलब हम लोग एक शो कर रहे थे, तो मैंने कहा मेरे अकॉर्डिंग आज की डेट में सबसे खतरनाक अगर गेंदबाज कोई मुझे दिखता है तो वो है जसप्रीत बुमराह, आपके इंडिया का जसप्रीत बुमराह जी। तो आप अगर उस दौर में चले जाएं तो आप मतलब शुरू हो जाए नाम। मैं आपको वेस्ट इंडीज की एक टीम मैंने अभी हाल ही में शेयर की है जो 11 मैचेस लगातार खेली है अपने देश के लिए, और उसके अगेंस्ट मैं वो 11 मैच खेल मतलब वो मैचेस खेला हूं मैं, 2 सीरीज बैक टू बैक खेला हूं उस टीम के खिलाफ, बैटिंग बॉलिंग, मेलकम मार्शल, इयन बिशप, कर्टनी एम्ब्रोस, एम्ब्रोस वॉल्श, एंड जो नहीं खेल रहे थे बॉम्बे टेस्ट में खेल रहे थे पैटरसन। ये अटैक था। आप ऑस्ट्रेलिया का दौर जो जो टेस्ट मैच हम लोग खेले थे, क्रेग मैकडर्मट, मर्व ह्यूज एंड ब्रूस रीड। ब्रूस रीड की पहली टेस्ट विकेट मैं हूं, 61 पे आउट किया था। मैं आज तक पीछे मिला ब्रूस रीड को ऑस्ट्रेलिया में तो मैंने उसको कहा, मैंने ब्रूस रीड से बोला, मैं कहा याद है ना कि पहली टेस्ट विकेट मैं ही हूं भाई। तो मतलब देखिए वो दौर फास्ट बॉलर्स का था, आज दौर बल्लेबाजों का है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। आज विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, रोहित शर्मा, आप नाम ले, ठीक है वहां भी था, लेकिन आज के बल्लेबाज अगर आप भी सोचते हैं कि मैं आज रोहित शर्मा को गेंद डाल रहा होता या रोहित विराट को गेंद डाल रहा होता तो मैं कहाँ डालता। हमें ना एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। अगर उस दौर में फास्ट बॉलर अच्छे थे, हमें मानना चाहिए अच्छे थे। आज के दौर में बल्लेबाज अच्छे हैं, हमें मानना चाहिए आज के दौर के बल्लेबाज अगर उस दौर में होते तो क्या मजा आता भाई क्रिकेट देखने का। उस समय थे विवियन रिचर्ड्स, थे गॉर्डन ग्रीनिश, डेस्मंड हैंस, बट ऐसा नहीं था कि हर टीम में से 4-4, 5-5 शिखर धवन है। तो वहां था कि हर टीम में 1 या 2 ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, अदरवाइज ऑल सब थोड़ा टिके हुए बल्लेबाज है। मतलब खौफ नहीं था आपको। अब ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं तो आपको ऑस्ट्रेलिया टाई टेस्ट मैच याद है, डीन जोन्स जो तीसरा टेस्ट मैच, डेविड बून, मार्श, तो आपको गिने चल। लेकिन आज के दौर में ये टेरर है, और उस समय की गेंदबाजी टेरर थी। तो ये फर्क है उस दौर का इस दौर का, कि आज के बल्लेबाज तो मतलब या तो बैट में पता नहीं क्या डाल दिया है मैन्युफैक्चरर ने, या इनकी बाजुओं में बहुत दम है, ऐसे करते हैं बाहर जाता है, ऐसे करते हैं बाहर ही जाना। तो मैं कभी कभी बैठ के स्टूडियोज में भी और बैठ के सोचता हूँ, मैच देखता हूँ कि भाई इनको कैसे गेंद की जाती। यॉर्कर डालने जाओ, वहीं से स्कूप का थर्ड मैन पे उड़ा देते हैं। वीरेंद्र सहवाग को मैं हंस रहा था उस दिन, भाई छोड़ दे, माफ कर दे यार, बॉलर्स भी बेचारे कुछ करने आए हैं, पिटाई करे जा रहे हो। तो मतलब हर दौर के ना एक स्पेशलिटी होती है, एंड देन वी शुड एक्सेप्ट इट। इसमें कोई किसी की कोई बदनामी नहीं कर रहा या किसी को कोई डाउनग्रेड करने की कोशिश नहीं कर रहा। हाँ, उस दौर के फास्ट बॉलर अच्छे थे, वी शुड एक्सेप्ट इट। आज दौर के बल्लेबाजों में इतना दम है, मतलब तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जीतू भाई, बहुत ही जबरदस्त और मजेदार जानकारियां आपने दी हमारे तमाम व्यूअर्स को, और खास तौर से 86 सीरीज दोबारा से उसकी यादें जो आपने ताजा कराई उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वो बहुत प्राउड मोमेंट था इंडियन क्रिकेट के लिए, हम सबके साथ आपने साझा की, और हमारी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। लॉकडाउन जल्दी से खत्म हो और आप दोबारा से क्रिकेट के मैदान पर कुछ डिफरेंट रोल में नजर आए, हम सभी इस बात की उम्मीद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जीतू भाई। थैंक यू रजीव, थैंक यू।